शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर आज सुबह नारा शहर में हमला हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। हमलावर ने आबे पर 2 राउंड फायर किए। गोली उनके गले और छाती पर लगी। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में आबे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर तेत्सुया यामागामी को हमले के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया। मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि हमलावर पत्रकार बनकर सभा वाली जगह पहुंचा था। हमले के लिए हैंडगन को देसी स्टाइल में बनाया था। हमलावर ने बंदूक को कैमरे की शक्ल दी थी और साथ ही उस पर टेप चिपका दिया था ताकि किसी को शक न हो। हमलावर तेत्सुया नेवी में काम कर चुका है। शिंजो आबे न सिर्फ भारत के करीब थे बल्कि पीएम मोदी से उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताते हुए कल भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और ट्विटर पर आबे के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, टोक्यो में अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के साथ मेरी सबसे हालिया मुलाकात की एक तस्वीर साझा कर रहा हूं। भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए हमेशा आगे रहे। उन्होंने अभी जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। पीएम मोदी और आबे की दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि दोनों के बीच 16 बार मुलाकात हुई। भारत में वाराणसी में गंगा आरती हो या फिर अहमदाबाद में रोड शो, मोदी और आबे की मजबूत दोस्ती हर मौके पर दिखी है। देखिए, पीएम शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के बीच कई बड़े समझौते भी हुए थे। आबे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बुलेट ट्रेन के लिए 0.1% की दर पर भारत को कर्ज दिया। 2016 में ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता हुआ। भारत चीन डोकलाम विवाद में भारत का समर्थन किया। चीन को घेरने के लिए क्वाड का गठन हुआ। दक्षिण एशिया में भारत के साथ साझा प्रोजेक्ट चल रहा है। वाराणसी के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के लिए भी जापान ने 186 करोड़ रुपए की मदद की। आपको यह भी बता दें कि शिंजो आबे की हत्या के पीछे इंटरनेशनल साजिश की बात भी होने लगी है। जापान के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले शिंजो आबे के निधन पर पूरी दुनिया दुख जता रही है। इंडिया से अमेरिका तक और इंग्लैंड से कनाडा तक शोक जताया जा रहा है, लेकिन जापान के पड़ोस में जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। चीन इस दुख की घड़ी में भी हिंसा की चिंगारी सुलगाने की साजिश कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने लिखा, आबे पर हमले से जापान के दक्षिणपंथी भड़क सकते हैं। आबे के समर्थक इसका इस्तेमाल अपने एजेंडे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड में भागीदारी और पूर्वी एशिया में नेटो के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। आबे ने अपने कार्यकाल में चीन की विस्तारवादी नीतियों का जमकर विरोध किया था। साथ ही भारत और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड के जरिए चीन पर लगाम के कई कदम उठाए थे। तो देखिए, चीन एक बार फिर घुसपैठ की साजिशों में जुट गया है। चीन ने विवादित क्षेत्रों में एक बार फिर अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में LAC के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। चीनी विमान को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब चीनी सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। भारत की मुस्तैदी के बाद चीनी लड़ाकू विमान लौट गए। चीन की उकसावे वाली हरकत का सबसे ताजा सबूत आज उस वक्त भी मिला जब शिंजो आबे पर हमले के बाद चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। एक तरफ शिंजो आबे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, ठीक उसी समय विवादित क्षेत्र ताइवान में चीनी लड़ाकू विमान गरज रहे थे। ये खबर खुद चीन की सरकारी मीडिया ने छापी है। उधर भड़काऊ बयान के बाद उदयपुर हत्याकांड में भी अजमेर दरगाह कनेक्शन सामने आ रहा है। गरीब नवाज की दरगाह को अपने भड़काऊ बयान से दागदार करने वालों की लिस्ट में नया नाम खादिम गौहर चिश्ती का है। लेकिन बात बस भड़काऊ बयान तक ही नहीं है, बल्कि तार 250 किलोमीटर दूर उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड तक जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 17 जून को भड़काऊ बयान देने के बाद गौहर चिश्ती की उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों रियाज और गौस से मुलाकात भी हुई थी
और 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हर एंगल से जांच हो रही है। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात की। राजस्थान के कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट आज उदयपुर में मृतक कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख बांटा, साथ ही परिवार को जल्द इंसाफ का भरोसा भी दिलाया। चाहे डेली हियरिंग हो स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, लेकिन धीरज भी थोड़े लोग दोषी हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, इस भयानक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात की है। बता दें कि नूपुर शर्मा के समर्थन करने पर 28 जून को कन्हैया लाल की रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने दुकान में घुसकर हत्या कर दी थी। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए उधर अमरावती हत्याकांड की जांच के बीच सांसद नवनीत राणा चर्चा में आ गई है। नवनीत राणा को भाभी कहते हुए जीत की बधाई दी जा रही है। नवनीत के साथ उनके पति रवि राणा की तस्वीर भी है और साथ में उनकी पार्टी युवा स्वाभिमान पार्टी का नाम भी लिखा है। नवनीत को सांसद बनने पर यह बधाई दी जा रही है और बधाई देने वाला कोई और नहीं बल्कि अमरावती के उमेश कोहले हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान है। 2019 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इरफान की तरफ से नवनीत राणा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट अब सुर्खियों में है। इरफान ने रवि राणा के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट की। हालांकि रवि राणा इरफान से किसी भी तरह की जान पहचान से इनकार कर रहे हैं। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोकशाही का एक पार्ट है, कई लोग राजनीति में प्रचार करते हैं, मिलते हैं। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर 21 जून को उमेश कोहली की हत्या कर दी गई थी, जिसका मास्टरमाइंड इरफान पुलिस की गिरफ्त में है। खबर अब चंडीगढ़ से, जहां स्कूल में पेड़ गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। न कोई आंधी न तूफान, लेकिन धराशायी हो गया पेड़ और चली गई मासूम की जान। तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में स्थित कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल की हैं। लंच के टाइम बच्चे पेड़ के पास खेल रहे थे, तभी अचानक ये बड़ा सा पेड़ गिरता है, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। दोपहर के समय स्कूल में लंच ब्रेक था, जिसमें यहाँ पे करीब 40 के करीब बच्चे थे जो बैठकर लंच कर रहे थे, तो उसी समय ये हादसा होता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से ही स्कूल खुले थे और आज ये हादसा हो गया। हादसे के बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के बाहर हंगामा भी किया है। बच्चे की मौत को लेकर स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। पेड़ की हालत जर्जर थी तो इसे हटाया क्यों नहीं गया? बच्चों को पेड़ के पास खेलने से रोका क्यों नहीं गया? पेड़ से दूर रखने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? चलिए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां रामनगर में नदी में कार बहने से 9 लोगों की मौत हो गई। उफनती लहरों के बीच गिरी ये सफेद रंग की कार 9 लोगों के लिए मौत का सैलाब ले आई। उत्तराखंड के रामनगर में उफनती ढेला नदी में पर्यटकों से भरी कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के दौरान कार में 10 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद से 9 लोगों का शव बरामद किया गया है, जबकि घायल एक लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है। लापरवाही की वजह से हुए इस हादसे में सबक लिए बिना लोग हादसे के बाद भी उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते दिखे। पंजाब का हाल भी कुछ अलग नहीं है। पंजाब में भी बाढ़ की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। कार को क्रेन की मदद से नदी में से बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीरें पंजाब के मोहाली जिले के टांडी गांव की हैं, जहां ये टैक्सी कार राम नदी की उफनती लहरों में फंस गई थी। उस वक्त कार में टैक्सी ड्राइवर और एक महिला मौजूद थी। दोनों कार के साथ साथ बाढ़ में बह गए थे। घटना 7 जुलाई की है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद महिला का शव तो बरामद कर लिया है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की तलाश जारी है। और अब आपको तस्वीरें गुजरात से भी दिखाते हैं। गुजरात में भारी बारिश से कच्छ में बाढ़ आ गई है। सड़कें पानी से लबालब हैं और बहाव इतना तेज कि गाड़ियां, बाइक, कार, ट्रैक्टर सब खिलौनों की तरह पानी में बहने लगी। सड़क पर पानी गर्दन तक भर गया है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सामानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के कच्छ के लड़का बाजार इलाके की है।
दूसरी तस्वीर देखिए, बाढ़ के बीच से निकलने की कोशिश में टनों वजनी ये ट्रक जमीन में धंस गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। तो दूसरी तरफ मांडवी और मस्का इलाका भी बाढ़ से बदहाल हो चुका है। वडोदरा में अगले 3 दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कच्छ समेत पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, देश के दक्षिण राज्यों में मॉनसून ने मुसीबत बढ़ा दी है। तस्वीरें तेलंगाना के महबूब नगर की हैं, जहां अंडरपास में स्कूली बच्चों से भरी ये बस फंस गई थी। आनन फानन में लोग बच्चों की मदद के लिए दौड़े। एक एक दो दो करके बस में से सवार 30 बच्चों को बस से बाहर निकाला गया और फिर बाद में ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया। माता पिता चालक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। जल तांडव की ये तस्वीरें उडुपी की हैं, जहां भारी बारिश के बाद इलाके में बाढ़ आ गई है। घरों में पानी घुस रहा है। नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। लोग मुसीबत में हैं और इस मुश्किल हालात में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर लोगों की मदद में जुटी है। तो वहीं कोप्पल में भी मूसलाधार बारिश के बाद तुंगभद्रा डैम में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। केरल में भी बारिश कोहराम मचा रही है। नदियों का पानी अब गांव में पहुंच रहा है। तस्वीरें कासरगोड इलाके की है, जहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। और अब अगली खबर, देश में मां काली के अपमान पर घमासान का दौर जारी है। देश में फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बिहार में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, तो वहीं मिर्जापुर में हिंदुओं ने थाने में फिल्मकार लीना के खिलाफ शिकायत ज्ञापन देकर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन महुआ अपने काली वाले बयान पर कायम है। আমি ওই প্রোগ্রামে ওই পোস্টার নিয়ে একটা কথা বলিনি। আমি যে জিনিসটা বলেছি সেই জিনিসটা কোন ভাবে 1% যদি ভুল তাহলে কিন্তু আমি আমার কথাটা ফেরত নেব। मध्य प्रदेश में तो पुलिस ने लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर भड़काऊ ट्वीट को लेकर नाराजगी जताई है। सांप्रदायिक और दूसरे के धर्म को या भावना को ठेस पहुंचाने वाले में ट्विटर को टूल का उपयोग कर रहे हैं। वो टूल का उपयोग ट्विटर का न हो, किसी की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए ट्विटर को आगे आना चाहिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा पाठ पर जुर्माने को लेकर विवाद हो गया है। छात्र हॉस्टल के कमरे में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन इनकी गूंज मध्य प्रदेश की सियासत में सुनाई दे रही है। मामला मध्य प्रदेश के सीहोर का है, जहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विरोध स्वरूप छात्रों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ छात्रों ने शिकायत की, तो यूनिवर्सिटी ने 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। हनुमान चालीसा के लिए जुर्माने की बात सरकार तक पहुंची, तो शिवराज सरकार ने फौरन जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। कलेक्टर को भी जांच के आदेश दे दिए गए। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है, लेकिन उनकी रिहाई अभी नहीं होगी। ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से आज 5 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। हालांकि शर्तें रखी गई कि वो कोई विवादित ट्वीट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अंतरिम जमानत का ये आदेश सिर्फ सीतापुर में दर्ज मामले के लिए है। ऐसे में जुबैर को अभी दिल्ली की जेल में रहना होगा, क्योंकि दिल्ली में दर्ज मामले के लिए यहां की कोर्ट ने न्यायिक हिरासत का आदेश दिया हुआ है। मोहम्मद जुबैर ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा था कि उन्हें इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जुबैर को 4 साल पुराने एक बयान मामले में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जुबैर पर आरोप है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह के अपनी मेहनत वाले बयान पर सरकार और जेडीयू संगठन दोनों ने अब हमला बोला है। नीतीश जी के अलावा इस पार्टी में कोई नेता नहीं। नीतीश जी सर्वमान नेता हैं। नीतीश जी के जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो फलता फूलता है, जिसके ऊपर से आशीर्वाद हट जाता है वो जमीन पर आ जाता है।
जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का ये निशाना पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह पर था। मैंने अपनी ताकत से अपनी एक पहचान बनाई है। पिछले 1 वर्षों से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में केंद्रीय मंत्री भी रहा। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पटना में कहा था कि जो मुझे मिला है वो अपनी मेहनत से मिला है। इसी बयान पर बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ साथ संगठन ने भी हमला बोला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विशेष आशीर्वाद और कृपा से उनको राज्यसभा में 2 बार नामित किया गया और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव संगठन का पद क्रिएट करके उनको संगठन चलाने के लिए जिम्मा दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका के लिए उनका नामाकरण किया गया। लेकिन आज जो बयान आ रहा है कैसा गैर जिम्मेदाराना, गैर राजनीतिक बयान आ रहा है। और चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, सत्येंद्र जैन की पत्नी को ईडी का नोटिस जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ करेगी ईडी। तो पहले से ही सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, अब उनकी पत्नी पूनम जैन भी ईडी के रडार पर आ गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। और बात लालू यादव की कर लेते हैं। लालू यादव की तबीयत को लेकर अस्पताल में अच्छी खबर आई है। हम अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन लालू यादव की तबीयत को लेकर चल रही तरह तरह की खबरों का सच दिखाने के लिए हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालू यादव की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिसे खुद उनकी बेटी मीसा भारती ने ट्वीट किया है। मीसा भारती ने जानकारी दी है कि लालू यादव बिस्तर से उठकर बैठ पा रहे हैं और सहारा लेकर खड़े भी हो पा रहे हैं। लालू यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है। लालू यादव के लिए लगातार दुआओं का दौर भी चल रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का क्या कोई अजमेर कनेक्शन है? इस मामले की जांच दरअसल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे जो अब सामने आते जा रहे हैं। अजमेर कनेक्शन जुड़ रहा है। अजमेर दरगाह के खादिम हैं गौहर चिश्ती। उन्हीं की वजह से ये कनेक्शन जो जुड़ रहा है, जिसका नफरती नारों वाला 17 जून का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक नफरती नारेबाजी के बाद ये जो गौहर चिश्ती है वो उदयपुर पहुंचा और वहां कन्हैयालाल के हत्या के आरोपियों से उदयपुर में इसकी मुलाकात भी हुई। तो क्या इस पूरी साजिश का असली सूत्रधार यही खादिम है? अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की सजा। टीवी स्क्रीन पर भीड़ के बीच माइक पर जो शख्स भड़काऊ नारे लगा रहा है उस शख्स का नाम है गौहर चिश्ती। गुस्ताख रसूल की सजा। नारे भड़काऊ हैं, लिहाजा हमने बीप किया। और ये भड़काऊ नारे लग रहे हैं अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के बाहर। वीडियो 17 जून का है और अब जाकर इस बात की पड़ताल हो रही है कि क्या उदयपुर में कन्हैयालाल की हुई हत्या के पीछे अजमेर की ये नारेबाजी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सवाल ये भी है कि क्या उदयपुर हत्याकांड की साजिश का कनेक्शन अजमेर से है। इस सवाल के पीछे 3 बड़ी वजह हैं और तीनों इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली वजह 17 जून का गौहर चिश्ती का वीडियो, दूसरी वजह सलमान चिश्ती का नुपुर के खिलाफ दिया गया वीडियो और तीसरी वजह है सरवर चिश्ती का धमकी वाला वीडियो। तीनों भड़काऊ वीडियो वालों का अजमेर दरगाह से रिश्ता है। सबसे पहले हम 17 जून के गौहर वाले वीडियो का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 जून को जुमे की नमाज के बाद दरगाह के बाहर नमाज पढ़ने वालों की भीड़ जमा थी और उसी भीड़ को गौहर माइक पर उकसा रहा था। एबीपी न्यूज के पास उस दिन का एक और वीडियो है जिसमें भड़काऊ भाषण के बाद गौहर से एक पुलिस वाला बात कर रहा है।
ये तस्वीर उस बात की गवाह है कि जिस वक्त ख्वाजा के दर के बाहर भड़काऊ बातें कही जा रही थी, उस वक्त पुलिस वाले वहां मौजूद थे और भाषण के बाद ही पुलिस एक्शन में आती तो हो सकता था उदयपुर का कन्हैया कांड नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 जून को पुलिस की मौजूदगी में गौहर चिश्ती ने उकसाने वाला बयान दिया था और उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ 8 दिन बाद यानी कि 25 जून को। और जब 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या हो गई तब कहीं जाकर अजमेर पुलिस की नींद खुली और इसके अगले दिन भड़काऊ भाषण वाले वीडियो के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इनके नाम फखर, जमाली, ताजीब और रियाज है। इतना कुछ समझने के बाद अब अजमेर की नारेबाजी और कन्हैया की हत्या का शक पैदा करने वाला कनेक्शन भी समझ लीजिए। 17 जून को दरगाह के बाहर जो नारा लगा, वही नारा कन्हैया की हत्या के बाद हत्यारों ने लगाए। उदयपुर में हत्या के बाद राजसमंद के रास्ते हत्यारे अजमेर की तरफ भागे थे। अजमेर से लगातार भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। पुलिस अब इन तमाम कड़ियों को जोड़कर कन्हैया के कत्ल की साजिश का पता लगाने में जुटी है। देखिए, गौहर ने जो नारेबाजी की थी उस दिन, उसके संदर्भ में हमने एक प्रकरण दर्ज कर लिया है। उस प्रकरण में अनुसंधान से पाया गया, अभी तक जो पाया गया है वो उसमें कुछ और शख्स शामिल थे। उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, 4 लोगों को। गौहर अभी गिरफ्त से बाहर है। हम लोग उसकी तलाश अभी भी जारी है और जल्दी उसे गिरफ्तार करेंगे। पुलिस जांच में जरूर जुटी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस ने कन्हैया की हत्या से पहले उदयपुर में अजमेर के खादिम गौहर चिश्ती से मुलाकात की थी। 17 जून को भड़काऊ भाषण देने के बाद गौहर चिश्ती उदयपुर गया था। वहीं पर इस मीटिंग में इस हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कुल 6 लोगों की हत्या की साजिश थी और इनमें कन्हैया लाल भी एक था। गौहर पहला खादिम है जिसने नुपुर शर्मा के खिलाफ दरगाह के बाहर भड़काऊ बातें कही। इसके बाद मंगलवार 5 जुलाई को एक और खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल हुआ। और पहले जैसा नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता नहीं। मेरे को कसम है मेरे रब्बुल जलाल की, जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम मेरे बच्चों की कसम। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा आएगा, who will ever like give, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता है सलमान। सलमान चिश्ती गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी वो जिस तरह की हरकतें पुलिस के सामने कर रहा है, उसको लेकर अजमेर की पुलिस विवादों में है। खादिम सलमान चिश्ती के बयान के बाद अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का भी वायरल वीडियो देखिए, जिसमें वो हिंदुस्तान को हिलाने की बात कर रहे थे। जो मुल्क में हालात है, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, हुजूर गरीनाज की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। और इसीलिए उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर अजमेर दरगाह से जुड़े लोगों पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि दरगाह कमेटी के सदर इस तरह की बयानबाजी करने वालों की निंदा कर रहे हैं। कुछ लोग जो अपने आप को चिश्ती लिखते हैं, उन्हें हिंसा को बढ़ावा देने वाली और भड़काऊ भाषण देखते देखा गया है। ये चिश्ती ट्रेडिशन के बिल्कुल बरखिलाफ है। हम दरगाह कमेटी के लोग, दरगाह ख्वाजा साहिब, इस तरह के भड़काऊ भाषण और कृत्य का पुरजोर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस बीच एबीपी न्यूज को वो वीडियो हाथ लगा है जिसमें कन्हैया के हत्यारे बाइक से अजमेर की ओर भाग रहे थे। आगे आगे बाइक पर दोनों हत्यारे हैं और पीछे राजसमंद की पुलिस की टीम। बाइक से लेकर पैदल तक हथियारों का पीछा कर रही है पुलिस। इस टीम ने कन्हैया लाल के कातिलों का पीछा 38 किलोमीटर तक किया था। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा ने कन्हैया के कातिल गौस और रियाज को पकड़ने वाली जांबाज टीम से बात की।
हम पीछे भी कर रहे थे, आगे वो गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी को देखकर उन्होंने रोककर बाइक मोड़ने की कोशिश की, तभी वो स्लिप होकर गिर गए। इसी दौरान पीछे वाली टीम भी आ गई, आगे की टीम ने भी उनको घेर लिया, सब ने मिलकर घेर के उनको वहीं धर दबोचा और उनको उसी वक्त एक थाने की गाड़ी में, एक मेरी गाड़ी में बैठा के उनको लेके हम रवाना हो गए और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार पुलिस थाना 4 बजे ले गए। कन्हैया के कातिल तो उस दिन पकड़े गए, लेकिन कन्हैया के कातिल की गुत्थी अब तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाई है। अब एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, मानसून से पैदा हुए हालात अब खतरनाक होते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का प्रकोप इस कदर है कि लोगों की जान पर बन आई। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों पर खास तौर से ज्यादा मार पड़ी है। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल से लेकर पश्चिम भारत में गुजरात तक कई इलाके पूरी तरीके से बाढ़ में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको कुदरत की ये जल लीला। सड़क पर उफनती बाढ़ की चपेट में आने से गिरी गाड़ी, हुई 9 सैलानियों की मौत। शहर में आया सैलाब तो बह गई बाइक, डूब गई कार और देखते रह गए लोग। पानी से भरे अंडरपास में फंसी बस तो 30 बच्चों की जान सांसत में पड़ गई। स्कूल जाती बस उफनती बाढ़ से घिरी और बाल बाल बची बच्चों और शिक्षकों की जान। इतना पानी बरसा कि रास्ते, सड़कें सब डूब गए। लोग घरों में कैद होकर रह गए। मूसलाधार बारिश का ऐसा प्रकोप कि मकान टूट गए और बेघर हो गए कई लोग। बारिश का ऐसा प्रकोप कि कोल्हापुर में दरकने लगा छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला। इतनी भीषण बाढ़ की पुल के ऊपर बहने लगा पानी। दरअसल अभी दक्षिणी और पश्चिमी भारत के राज्यों में हालात जो हैं वो ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने इन राज्यों में आफत पैदा कर दी है। उत्तर भारत 10 जुलाई से भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। इससे गर्मी से राहत तो मिलेगी ही, लेकिन मॉनसून के तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि मौसम अभी कई और रंग दिखा सकता है। फिलहाल बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बादी का आलम क्या है, रिपोर्ट में देखिए। पानी का ऐसा प्रहार, कहीं चीख पुकार, कहीं हाहाकार। गुजरात के कच्छ शहर में ऐसा सैलाब आया कि एक के बाद एक कई दोपहिया वाहनों को बहा ले गया। लोगों की आंखों के सामने सैलाब कई बाइक्स को बहा ले गया। पानी में घिरे लोग सिर्फ देखते रह गए, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि कोई भी बहती बाइक को थाम नहीं पाता। कुछ लोग अपनी बाइक पर बैठ गए ताकि उनकी वजन से बाइक बहने से बच सके, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। कच्छ में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे शहर में दरिया सा उमड़ आया। सड़कों पर कारें डूबी हुई नजर आ रही हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में आज बारिश के बीच जो हुआ उसने कई पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया। एक प्राइवेट स्कूल का बस ड्राइवर बारिश के पानी से भरे अंडरपास से बच्चों से भरी बस को ले गई। बस अप्पनपल्ली रेलवे ब्रिज के अंडरपास में पानी में फंस गई और आधा डूब गई। बस के अंदर बच्चों की चीख पुकार मच गई। बच्चे रोने बिलखने लगे। 30 मासूम बच्चों की जान आफत में थी। वो तो गनीमत है कि कुछ स्थानीय लोग फौरन रेस्क्यू करने के लिए कूद पड़े। एक एक आदमी ने 2-2 बच्चों को अपनी गोद में उठाया और पानी में डूबी बस से बाहर निकाला। बस में बैठी टीचर्स को भी रेस्क्यू किया गया, तब जाकर जान में जान आई। बाद में अंडरपास में भरे पानी में फंसी स्कूल बस पर रस्सी बांधी गई और ट्रैक्टर के जरिए उसे खींचा गया।
जामनगर में तो बच्चों को ले जा रही एक प्राइवेट स्कूल की बस उफनती बाढ़ में पलट गई। इससे भारी अफरा तफरी मच गई। बच्चों की जान खतरे में देख फौरन स्थानीय लोग उफनती बाढ़ में कूद गए और 9 स्कूली बच्चों, 2 शिक्षकों को बचा लिया। यह हादसा जामनगर के कलावाड़ तालुका के नाना वडाला गांव में हुआ। बाढ़ में फंसी स्कूल बस को बाद में रस्सी से बांधकर बाहर निकाला गया। इसमें जेसीबी मशीन की भी मदद ली गई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ जानलेवा साबित हुई। पर्यटकों को ले जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर पलट गया और नदी में जा गिरा। इस हादसे के बाद पहुंचे बचाव दल ने गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 9 लोगों की जान चली गई, जबकि एक लड़की को बचाया जा सका। बाद में नदी में गिरे टेम्पो ट्रैवलर को ट्रैक्टर की मदद से बाहर खींचा गया। गुजरात के कच्छ में नदी में अचानक उफान आया तो ये ट्रक उसके तेज प्रवाह में फंस गया। बाद में पानी जब कुछ कम हुआ तो ट्रक को निकालने के लिए इंतजाम किए गए। जेसीबी मशीन से आसपास की मिट्टी हटाई गई, तब जाकर ट्रक को निकाला गया। गुजरात के द्वारका में उफनते पानी में एक कार बह गई। उसके अंदर 3 लोग सवार थे। वो तो गनीमत है कि फायर ब्रिगेड वालों ने अपनी जान पर खेलकर तीनों को बचा लिया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। ये छिंदवाड़ा के तमिया की तस्वीर है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद दूधी नदी से ऐसा सैलाब आया कि पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। तेज बहाव की वजह से आना जाना ठप हो गया। दोनों छोर पर लोग जो जहां थे वहीं अटक गए। कर्नाटक से लेकर केरल तक मॉनसून इतना बरस गया है कि लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ये उडुपी की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ ने लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया है। सड़कें डूबी हुई हैं, रास्ते डूबे हुए हैं, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। ऐसी मुसीबत में घिरे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। ये जो तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है कोस्टल कर्नाटका की भारी बारिश के कारण किस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो खेतों तक घुस आया है, घरों तक घुस आया है। और बारिश जैसे कि आप देख सकते हैं दोबारा शुरू हो गई है और लगातार रुक रुक कर चल रही इसी बारिश के कारण जो है पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों के घरों तक ये पानी घुस रहा है, जिसके चलते लोगों की जिंदगी जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। क्योंकि यहाँ से अगर उन्हें निकलना हो तो बोट के सहारे के बिना नहीं निकल पा रहे। जरूरी सामान तक अगर खरीदना है तो उन्हें बोट का सहारा लेना पड़ रहा है सड़क तक पहुंचने के लिए। कोस्टल कर्नाटका में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई जगह पर पानी जो है वो घरों में घुस आया है, जिसके चलते अब जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये इसी की गवाही देती है कि जब कल बाढ़ के पानी जो है वो घरों तक घुस आया तो तमाम जो सामान था वो लोगों का नुकसान कर गया। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे घर को साफ करना पड़ा है, क्योंकि पानी जब यहाँ पर घुस आया था तो अपने साथ मिट्टी भी ले आया और लोगों को जो है घरों को साफ करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का इकलौता जरिया बोट है, लिहाजा बोट से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन मुश्किल इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी भी गांव बस्तियों के बीच से दरिया सा बह रहा है। केरल के कन्नूर में भी मूसलाधार बारिश के रूप में आसमान से बड़ी आफत बरसी है। कन्नूर में कुछ मकान टूट गए, कई घरों में पानी घुस गया। बारिश तेज है और खतरा अभी भी बना है। मॉनसून का ऐसा प्रकोप तेलंगाना के नालगोंडा में भी है। यहाँ तेज बारिश से मकान की दीवार गिरी और उसके नीचे दबकर मां बेटी की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक किला दरकने लगा है। भारी बारिश ने पन्हाला के इस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया। इसके कुछ हिस्से तेज बारिश के थपेड़ों से टूटने लगे। लेकिन मानसून के तेवर अभी और देखने को मिल सकते हैं।
मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक उत्तर भारत में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। 9th नाइट और 10th को तो रेन स्पेल शुरू हो रहा है, ठीक है ना। मेनली 10th इट विल बी फॉर दिल्ली, हरियाणा और यू नो द एरिया वी आर डिस्कसिंग। सो बिकॉज द मेन जो कन्वर्जेंस जोन जो होता है वो अभी भी एक्टिव है गुजरात पाकिस्तान एरिया में। तो हम लोग यही मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कब आएगा। अभी जो इंडिकेशन आ रहा है 9th नाइट या 10th को मानसून ट्रफ आ रहा है, इसके वजह से रेन शुरू हो जाएगा। तो ये कुदरत की जल लीला है। भारी बारिश ने गुजरात के कच्छ में किस तरीके के हालात पैदा कर दिए, इसकी एक और ताजा तस्वीर आई है। कच्छ में सारे नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है और इस हालत में एक स्कूटी सवार की लापरवाही भारी पड़ गई। देखिए किस तरीके से स्कूटी सवार कच्छ के नथाना में बाढ़ से घिरी सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज बहाव में पानी के फंस गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से उसे बचा लिया। तो कच्छ की ये तस्वीरें आपके सामने। बड़ी लापरवाही स्कूटी सवार की तरफ से की गई। तेज बहाव था पानी का और इसी पानी के तेज बहाव में इस स्कूटी सवार ने अपनी स्कूटी उतार दी। बचना मुश्किल हो रहा था। वो तो मौके पर गनीमत रही कि पुलिस मौजूद थी और उसने किसी तरीके से इस शख्स को बचा लिया। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।